नमस्कार बच्चों, मैं आपका केडी सर आज लेके आया हूँ मॉडर्न टू में हम डिस्कशन करेंगे रेडियो एक्टिविटी पर, न्यूक्लियर फिजिक्स पर। मुझे आशा है आप लोग हमारे महा रिवीजन कोर्स के डिफरेंट एपिसोड्स का डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भरपूर लाभ ले रहे होंगे। बच्चों, डेफिनेटली इन सारे एपिसोड से आपका नीट 2021 का सफर बहुत आसान होने वाला है। यकीन मान के चलिए, हर एक एपिसोड आपको पूरे टॉपिक को क्लियर करने में पूरी मदद करेगा। जो भी टॉपिक जिस भी एपिसोड में लिया गया है, आप उस एपिसोड के माध्यम से उस टॉपिक को 100% कवर करेंगे। ये मेरी गारंटी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सभी एपिसोड्स को बच्चों ध्यान से देखा है, तो मेरा दावा है कि नीट 2021 में जो पेपर आपको करने को मिलेगा, आप खुद पाएंगे कि उसमें 70-75% क्वेश्चन पेपर में 70-75% क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर में हैं, उन्हें देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे सर ने मुझे करवाया हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, इन एपिसोड्स को सिंसियरली लीजिए, कंटिन्यूटी रखें। हाँ, जब आपको समय हो तब देखिए, परंतु आप देखिएगा जरूर, डेफिनेटली आपके लिए मददगार साबित होंगे। चलिए, तो आज के मॉडर्न 2 वाले सेक्शन में हम ले रहे हैं आपके रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। मैंने आपको पहले ही बोला था, रेडियो एक्टिविटी से एक सवाल, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक सवाल आना श्योर है बच्चों। और सवाल मैंने बोला मॉडर्न फिजिक्स से इजी सवाल आते हैं और स्कोर होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और वैसे भी बच्चों, आज का जो सिनेरियो है उसमें कोई टॉपिक छोड़ने का नहीं बनता है। कारण, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, पेपर तुलनात्मक रूप से आसान आ रहे हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। और जब पेपर तुलनात्मक रूप से आसान आते हैं, तो आप एक भी टॉपिक को छोड़कर जाने की रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप जिस टॉपिक को छोड़ के गए उससे सवाल आएगा, और सवाल आया और आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप तो पहले से ही पीछे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है आपसे कि कोई टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, सब टॉपिक कवर करके जाने हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपका कमजोर है, तो आप उसको छोड़िए मत, आप उसकी सरफेशियल तैयारी करिए। क्या होता है, तैयारी 2 तरीके की होती है। एक होती है सरफेशियल तैयारी, क्या क्वेश्चन आसान आया तो मैं इस टॉपिक का निपटा दूंगा क्वेश्चन। एक होता है थोड़ा डेप्थ तक पहुंचकर अपन काम करते हैं। तो डेप्थ तक पहुंचने में यह है कि सवाल थोड़ा डिफिकल्ट भी आया उस टॉपिक का, तो भी अपन कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप को अगर ऐसा लगता है कि यार मेरे ये 40 चैप्टर है फिजिक्स, और इन 40 चैप्टर में से 10 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे को ना अच्छे नहीं लगते हैं या थोड़े कमजोर है मेरे, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे उनको कमजोर या पसंद नहीं होने की वजह से छोड़ देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, बोले कोई बात नहीं, पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा सरफेशियल वर्क कर लेते हैं, इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, बेसिक पोस्टुलेट्स, बेसिक लॉज पढ़ लेते हैं इसके, और उन लॉज पर बेस्ड डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, उस चैप्टर का कोई इजी सवाल आया तो आप आराम से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सवाल इजी है, सारी दुनिया उसे अटेम्प्ट कर रही है, सारी दुनिया उसमें स्कोर कर रही है, और आप उसमें स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार किया, मेरी बात को गहराई से समझिएगा, आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार किया और उस चैप्टर का सवाल ही डिफिकल्ट आ गया,
तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी थी उस चैप्टर में, लेकिन ये तो कोई गारंटी नहीं होती कि किसी चैप्टर की तैयारी अच्छी है तो 100% उसका सवाल सही होगा ही। सवाल अगर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो मान लीजिए रॉन्ग हो गया। तो अब हुआ क्या कि हमने जो हमारा जो चैप्टर बहुत अच्छा तैयार था उसका सवाल डिफिकल्ट आया, वो हमारा रॉन्ग हो गया। जो सवाल इजी आया उसका चैप्टर, वो टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था, वो हमारा छूट गया। तो भाई हम तो लूट गए। ये काम नहीं करना है। जो अच्छा टॉपिक है उसकी तैयारी थोड़ी अच्छी करिए, मैं मानता हूं अच्छी बात है, लेकिन जो कमजोर टॉपिक है उसको मत छोड़िए, उसको सरफेसली तैयार करिए ताकि उसका आसान सवाल आपको मदद करे, आपको स्कोर कराए। और आप जब स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक बूस्ट करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके साथ ही हम महा रिवीजन कोर्स का ये वाला एपिसोड स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न 2 रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूरेनियम 238 emits 8 alpha particle and 6 beta particles. The neutron proton ratio in the product nucleus. बच्चों सबसे पहले समझने की बात क्या है, पहले प्रोडक्ट तो पता लगा लें कि प्रोडक्ट में क्या होगा। अब देखो, एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, और एक बीटा जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो अब यहां देखिए, जो स्टार्टिंग है वो कहां से हो रही है, 92 से। तो 92 ये तो बिगिनिंग हो गई। तो जेड फाइनल कैसे लिखेंगे, जेड फाइनल इज इक्वल टू 92। जिसके जाने से घटता है घटा दो, जिसके जाने से बढ़ता है वो बढ़ा दो। अल्फा के जाने से घटता है, एक अल्फा के जाने से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। तो कितने अल्फा निकल रहे हैं ये चेक करो, 8 अल्फा निकल रहे हैं, तो 16 कम कर दो। एक के जाने से 2 कम होता है तो 8 के जाने से 16 कम हो जाएगा। आराम से समझिए बात को, बहुत प्यार से। एक बीटा के जाने से एक बढ़ जाता है, बीटा जब लिखा नहीं है कौन सा बीटा है तो माइनस में ही समझना है उसको बाय डिफॉल्ट। एक बीटा के जाने से एक बढ़ता है तो 6 बीटा के जाने से 6 बढ़ जाएगा, प्लस 6 कर दो। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसका Z कितना हो गया, 82। ये Z आ गया अपने फाइनल प्रोडक्ट का। अब इसी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट का मास नंबर निकाल लीजिए बच्चों। एक अल्फा के जाने से मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो कितने अल्फा गए, 8 अल्फा। स्टार्टिंग का मास नंबर कितना है हमारा, 238। मैंने बोला जिसके जाने से घटता है घटा दो, बढ़ता है बढ़ा दो। मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 ड्यू टू 1 अल्फा, देयर इज 8 अल्फा, तो 32 कम करो बच्चों। और बीटा के जाने से मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें 6 × 0। अब 238 माइनस 32 ये हो गया बच्चों 206। तो फाइनल प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट में प्रोटॉन की का नंबर है 82। अब फाइनल प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन नंबर इन फाइनल प्रोडक्ट 206 में से 82 माइनस करिए, तो 206 में से अगर हम 82 माइनस करेंगे तो 124 बचेगा हमारे पास। चेक कर लीजिए, 206 माइनस 82 यानी 124 बचा। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो न्यूट्रॉन तो हो गए फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास 124 और प्रोटॉन है 82, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हो गया बच्चों हमारा 124/82 और यह हो जाएगा 62/41। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल इज हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज, हाफ लाइफ दी हुई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल वुड रिमेन आफ्टर 30 डेज।
हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? हाफ लाइफ दी हुई है 10 डेज, और उन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल वुड रिमेन आफ्टर 30 डेज। एक्टिव फ्रैक्शन बच्चों, एक्टिव फ्रैक्शन होता है 1/2 टू द पावर t बाई टी। 1/2 टू द पावर t दे रखा है बच्चों 30, हाफ लाइफ दे रखी है आपको 10, ये हो गया 1/2 टू रेज़ टू पावर 3, तो 1/8, और 1/8 को लिखते हैं हम 0.125। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, एक्टिव फ्रैक्शन को हम n/n0 भी लिख सकते हैं, e⁻⁻² भी लिख सकते हैं, और 1/2 टू द पावर t/t भी लिख सकते हैं, और इसको हम a/n0 भी लिख सकते हैं। n यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, n0 जितने आपने स्टार्टिंग में लिए थे वो, t गिवन टाइम, कैपिटल T हाफ लाइफ, a मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम t, एंड n0 इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट t इक्वल टू 0। चलिए, इस सवाल का सही जवाब हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, in any fission process the ratio mass of fission products upon mass of parent nucleus is। बच्चों अगर X का फिजन हो रहा है और Y और Z बन रहे हैं तो साथ में एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, और अगर एनर्जी निकली तो इस बात का मतलब है कि प्रोडक्ट्स का जो मास है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस रहेगा। कारण ये जो एनर्जी निकली है ये मास की कॉस्ट पर ही तो निकली है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट्स का मास और पेरेंट न्यूक्लियस का मास, तो ये रेशियो पूछा है तो लेस देन 1 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। फिजन ऑफ न्यूक्लिया इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैट। देखो बच्चों, पहले इसका कर्व देखो, समझो। (56) पर जाकर हमें पीक मिलता है। ये इधर लिया है मैंने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस इज अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो पहले तो बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। अब आप ये वाले जो एलिमेंट्स है तो हैवी एलिमेंट्स है। अब सोचो अगर हैवी एलिमेंट्स टूटते हैं, हैवी एलिमेंट्स ब्रेक होंगे तो हल्के बनेंगे। और फिजन की खास बात क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत भारी बनता हो और एक बहुत हल्का बनता हो। फिजन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप सोचिए कि ये जब हैवी टूटेंगे तो ये मिडिल रेंज में आएंगे। तो हैवी वाले टूटकर मिडिल रेंज में आएंगे तो उनका तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा अपने पेरेंट के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन में X से Y और Z बने तो Y और Z की विशेषता क्या होगी कि Y और Z का जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगा वो X के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए तो ऐसा हुआ। तो
तो अब अपन यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या दे रखा उन्होंने। पहला ऑप्शन बोला है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले इस पर दिमाग लगाए। Fission of nuclei is possible because the binding energy per nucleon in them decreases with mass number at low mass numbers. लो मास नंबर पर तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर्स, इंक्रीजेस विद मास नंबर एट लो मास नंबर्स, ये सही है, परंतु लो मास नंबर में फ्यूजन नहीं मिलता है, नो मास नंबर में तो फ्यूजन मिलता है, तो ये गलत हो गया। डिक्रीजेस विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, ये सही है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हाई मास नंबर पर डिक्रीज होती है मास नंबर बढ़ने से, और जब वो टूटेंगे तो कम मास नंबर का प्रोडक्ट बनेगा, और कम मास नंबर का प्रोडक्ट बनेगा तो फिर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी राइज कर जाएगी, तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। और फोर्थ ऑप्शन इंक्रीजेस विद मास नंबर एट हाई मास नंबर्स, वो रॉन्ग हो गया। इस तरीके से सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट T1 is R1 and at a later time T2 it is R2। बच्चों आप यूं समझिए, बहुत सिंपल बात, ये T1 एक्टिविटी R1, ये T2 ये एक्टिविटी R2, तो यहां से यहां तक का इंटरवल कितना हो गया है, T2 माइनस T1 हो गया है। तो इस इंटरवल के लिए बच्चों ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, तो फाइनल एक्टिविटी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी इनटू e टू द पावर माइनस डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको चेंज कर लो, इसको इधर ले लो। R1 इक्वल टू R2 e टू द पावर लैम्डा T1 माइनस T2, ये हो गया। इसको इस वैल्यू को शिफ्ट करके LHS में ले आया हमें R2 के साथ। अब आंसर मुझे दिखने लग गया, ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। Fossil bone has carbon-14 carbon-12 ratio is 1/16 of that in living animal bone। पर कार्बन डेटिंग मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन का पूछा जाना तय। Fossil bone has carbon-14 to carbon-12 ratio which is 1/16 of that in living animal bone। If half-life of carbon-14 is given, then age of fossil bone। भाई फंडा समझ लो कार्बन डेटिंग मेथड का। carbon-14 to carbon-12 ratio in fossil upon carbon-14 to carbon-12 ratio in living equal to 1/2 to the power T/T। सिंपल फंडा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो 1/16 है, तो भाई 1/16 टिका दो इसकी जगह पर। तो ये हो गया हमारे पास 1/16 इक्वल टू 1/, और 1/16 को आप लिख दीजिए 1/2 की पावर 4। यस और नो? तो इसका मतलब t इक्वल टू 4 हो गया। कंपेयर करें इस पावर को, 1/16 को 1/2 की पावर 4 लिख दिया मैंने, तो आंसर हो गया बच्चों t इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। और एक हाफ लाइफ कितना दे रखा है अपने को, 5730
इंटू 4 करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है हमारे पास थर्ड ऑप्शन 22,920 ईयर्स। अगले सवाल की तरफ दौड़ लगाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हीलियम 28 दे रखी है। 2 ड्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 हीलियम। 2 ड्यूट्रॉन्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 हीलियम। 1H2 ये हो गया ड्यूट्रॉन, कितने मिले 2। क्या बनाया उन्होंने? हीलियम बनाया। और अब आपसे पूछा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सपोज Q होगी। Q निकालने का तरीका क्या है? एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। ये तो हो गया बच्चों प्रोडक्ट और ये हो गया पेरेंट। अब प्रोडक्ट की कितनी देर की अपने को, जरा वो देख लो। प्रोडक्ट की कितनी देर की अपने को 28, तो लिखिए 28। पेरेंट में कितने न्यूक्लियस काम में आ रहे हैं? 2। ये एक न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस हो गया, तो ये 2 काम में आ रहे हैं, तो ट्वाइस इंटू ए की कितनी देर की है 2.2 लिखिए, तो 28 माइनस 4.4 हो गया बच्चों, तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल लेते हैं। रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लाइड is measured by to be twice the radius of beryllium. Radius of germanium upon radius of beryllium is equal to 2। ऐसा दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम, जर्मेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स है ये अपने से पूछा गया है। भाई इसका रूल समझो, R प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/3 होता। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियॉन नंबर प्रोपोर्शनल टू R पावर 3 हो गया। तो किस में पूछा है आपसे? जर्मेनियम में। तो A ऑफ जर्मेनियम अपॉन मास नंबर ऑफ बेरिलियम इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, R ऑफ जर्मेनियम अपॉन R ऑफ बेरिलियम की पावर 3। और ये रेशियो अपने को क्वेश्चन में 2/1 दिया हुआ, तो ये 8/1 हो गया। तो भाई बिल्कुल सिंपल कहानी, जर्मेनियम का मास नंबर, बेरिलियम का कितना है 9, तो 9 इंटू 8, तो ये हो गया भाई 72। तो आंसर हो जाएगा 72। फोर्थ ऑप्शन इतना सही हो जाएगा। पूरा चैप्टर कवर कर रखा है बच्चों एग्जांपल्स की सहायता से, क्या वो रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स हो। इस एपिसोड को आपने देख लिया तो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल गलत नहीं होगा, मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। बशर्ते ईमानदारी से आप इस एपिसोड को ध्यान से सुने, ईमानदारी से सुने। चलिए अगला सवाल करते हैं। इन रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये न्यूक्लियस और इसने बीटा माइनस निकाला, वो अलग बात है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि भाई ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ। क्वेश्चन में पूछा कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कहां से निकला? पहला ऑप्शन क्या बोला? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर बीटा पार्टिकल की फॉर्म में, ये वो है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था। नो, गलत। निकला न्यूक्लियस से चारों तरफ कहां से?
कंसर्न करे हो गया, उसका कोरिलेशन हो गया। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, भाई ये भी गलत हो गया, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं। तीसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डीके ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, यस। जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन का मौत होता है, न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये न्यूट्रॉन और बनाता है ये प्रोटॉन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ बनता है एंटी न्यूट्रिनो। और बच्चों, तो जिस न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकला उसके अंदर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में एक प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, एंटी न्यूट्रिनो बना। ये दोनों निकल के बाहर आ जाते हैं। बीटा एंड एंटी न्यूट्रिनो कम आउट और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा। इससे न्यूट्रॉन के बदले में प्रोटॉन मिल गया अपने को, तो मास नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन न्यूट्रॉन के बदले में प्रोटॉन मिला है तो जितने प्रोटॉन पहले थे उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चौथा क्यों छोड़ दिया सर। चौथा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन एटम्स, नो बेटा, ऐसा कोई कहानी नहीं। अगला सवाल देखिए, बड़े प्यारे प्यारे सवाल लिए हूं मैं। इन सवालों को करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, अब मैं सवालों के जवाब दे सकता हूं। चलिए अगला सवाल लीजिए। 2 radioactive substance and B have decay constant 5 lambda and lambda. At t equal to 0, they have the same number of nuclei. इसके भी n नॉट है भाई, इसके भी n नॉट है। Ratio of number of nuclei of A to that of B will be 1 by E square after a time. देखो पहले n1 लिख लेते हैं। n1 इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस 5 लैम्डा t, उसका डीके कांस्टेंट 5 लैम्डा है ना, इसलिए 5 लैम्डा लिखा है मैंने यहाँ पे। n2 की वैल्यू लिखते हैं। बिगिनिंग में दोनों में सेम नंबर है इसलिए n0 सेम ही आएगा, लेकिन दूसरे का डीके कांस्टेंट लैम्डा है तो लैम्डा लिख दिया। रेशियो निकालिए इनका, n1 बाय n2, n0 से तो n0 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5 लैम्डा टी में ऊपर प्लस लैम्डा टी ऐड हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर माइनस 4 लैम्डा टी जब इनको डिवाइड करेंगे तो। और भाई ये दे रखा है 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई ई स्क्वायर का मतलब e की पावर माइनस 2 हो गया, तो 4 लैम्डा टी इक्वल टू 2 हो गया, तो t इक्वल टू 1 बाई 2 लैम्डा हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो, x से y बना, y से b बना, v स्टार बना और v स्टार से b बना। अब इन्होंने पूछा है कि पार्टिकल्स जो निकले इनमें वो किस सीक्वेंस में निकले। समझना, x से जब y बना तो मास नंबर तो बदला नहीं, देखो ध्यान से, और एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, z से z प्लस 1 हो गया। तो पहली घटना में z से z प्लस 1 हो गया, यानी कि बीटा माइनस एमिट हुआ, तो ये तो हो गया बीटा पार्टिकल। अब इसकी कहानी खत्म। अब आगे चलते हैं। यहां देखो z प्लस 1 से z माइनस 1 हो गया, z प्लस 1 से z माइनस 1 हो गया, यानी z डिक्रीजेज बाय 2, z डिक्रीजेज बाय 2, बिना सोचे समझे अल्फा टिका दो, ये अल्फा। a भी तो a माइनस 4 हो गया, दूसरे में अल्फा निकला। अब तीसरी घटना में क्या हुआ, z माइनस 1 है और z माइनस 1 ही रहा, a माइनस 4 से a माइनस 4 ही रहा।
तो गामा डीके में कुछ भी चेंज नहीं होता, ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर। तो भाई ये गामा हो गया। तो भैया बीटा अल्फा गामा की सीक्वेंस में निकले, चेक कर लो, बीटा अल्फा गामा, यानी बी ऑप्शन सही हो गया भैया। अगले सवाल पे चलते हैं। मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस दिया हुआ है, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 0.042 mu less than sum of masses of all its nucleons, the binding energy per nucleon। तो पहले तो भैया बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, तो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होता है कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास उसके न्यूक्लियंस के मास के कंपैरिजन में कितना कम है, दैट इज मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और मास डिफेक्ट कितना दे रखा है भाई, 0.042 mu इंटू सी स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, वन mu इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की याद रखिएगा इसको सीधा सीधा। 1 mu इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। भैया बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 0.042 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर भाई लोगों यार ये 0.042 इंटू 930, अरे भैया 0.042 इंटू 931 इक्वल टू यार ये भैया 39.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, तो एवरेज होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना दे रखे हैं, 7 डिवाइडेड बाय 7 करिए, तो भैया ये आ रहा है हमारा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं भैया। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज एन नॉट एट टी इक्वल टू 0। भैया लाइन डायग्राम बना लो। तो टी इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी एन नॉट की वैल्यू दे रखी है एन नॉट एंड एन नॉट बाई एट टी इक्वल टू 5 मिनट। टी इक्वल टू 5 पर एक्टिविटी दे रखी है एन नॉट बाई। तो उन्होंने पूछा टाइम एट विच एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ। देखो बच्चों वैसे तो बहुत सीधा सवाल, 1/e ये जो इंटरवल है इसमें एक्टिविटी घटकर कितनी रह गई 1/e, और वो ड्यूरेशन जिसमें एक्टिविटी घटकर 1/e रह जाए 1/e टाइम्स, इसका मतलब वो मीन लाइफ पीरियड की इक्वल है। इसका मतलब सब्सटेंस की मीन लाइफ पीरियड 5 मिनट है। बट उन्होंने पूछा हाफ लाइफ पीरियड। भाई मेरे हाफ लाइफ पीरियड होता है ln2 इंटू मीन लाइफ पीरियड। तो ln2 इंटू टो, तो टो की जगह 5 रखेंगे तो 5 ln2 मिनट। ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया है द पावर ऑब्टेन्ड इन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। द मास डीके ऑफ यूरेनियम 235 पर आवर। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं बोस बच्चों की मास डीके डेल एम ले लेते हैं, और अगर मास डीके डेल एम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी डेल एम इंटू सी स्क्वायर, और वो दे रखी है यहाँ पर 1000 किलोवाट इंटू आवर। पर आवर पूछा है तो इंटू आवर कर लीजिए। तो पावर हो गया, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एनर्जी बन गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डेल एम इक्वल टू 1000
K और आ गया इसमें साथ में, तो 10 पावर 6 हो गया ये, और ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। C स्क्वायर हो गया बच्चों 9 इंटू 10 पावर 16, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर, अपने पास बचा 6 और 2 8, 8 माइनस 8। तो उन्होंने किस में पूछा है, ये तो हुआ केजी में। इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 ग्राम लिख सकते हैं। थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्राम में बन जाएगा, और ये हो गया बच्चों 40 माइक्रोग्राम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X is 15 years. It decays to another element Y which is stable by X से बना Y, ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है। The two elements and Y are found to be in the ratio 1:15. किसी टाइम t पर ये 1:15 में मिले, तो मतलब इसके n है तो इसके 15n है, और बिगिनिंग में ये 0, तो सब कुछ यही रहा होगा। तो टोटल एटम्स कितने हुए, n और 15n मिला के कितने हो गए टोटल एटम्स, 16n। कहने का मतलब फिर से समझ लो तसल्ली से। उन्होंने क्वेश्चन में बोला X and Y are found to be in the ratio 1:15। मतलब इसके अगर किसी टाइम t पर इसके n एटम्स हैं तो इसके 15n एटम्स हैं, और इसका जो बन रहा है y का जो बन रहा है वो x से ही बन रहा है। इसका मतलब x के कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, 15n, और बचे हुए कितने हैं, n। इसका मतलब x के बिगिनिंग में कितने थे, जितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं वो, और जितने बचे हुए हैं वो दोनों का सम करके देख लो। तो x के बिगिनिंग में कितने हो गए हमारे पास, 16n। तो एक्टिव फ्रैक्शन कितना हो गया, एक्टिव होता है बचे हुए अपॉन लिए गए, तो वो हो गया 1/2 पावर 4, और दिस इक्वल टू 1/2 पावर t बाई t। तो t की वैल्यू हो गई 4 हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ दे रखा उन्होंने 50 इयर्स। यानी कि 200 इयर्स हमारे सवाल का सही जवाब हो गया है। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। X, N और N, एटॉमिक नंबर N, मास नंबर A, एलिमेंट केमिकल एलिमेंट उसका X है। अब क्या हुआ, एक निकला अल्फा। अल्फा के निकलने से क्या होगा बच्चों, N तो N-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, M-4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ बच्चों, बीटा निकला। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो N-2 + 1, तो N-1 हो जाएगा। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, तो इसको ऐसे ही रखो। तो लास्ट एलिमेंट जो बनेगा वो बनेगा N-1 और M-4 का कॉम्बिनेशन, एंड 2 बीटा पार्टिकल, सॉरी 1 नहीं 2 है। एक के निकलने से एक बढ़ता है, तो 2 के निकलने से 2 बढ़ेगा, तो ये N-2 से N में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो एटॉमिक नंबर N का बनेगा और मास नंबर N-4 का बनेगा। यानी 16 नंबर का जो सवाल है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सत्रह नंबर में देखते हैं क्या है। A mixture consists of 2 radioactive materials A1 and A2। एक A1 है और दूसरा A2 है, और क्या क्या गिवन है इनमें, विद हाफ लाइफ 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड है
और इसकी 10 सेकंड है। इस बात का मतलब यह है कि इसका अगर डीके कांस्टेंट लैम्डा है तो इसका 2 लैम्डा होगा। बच्चों डीके कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ होता है, तो दो A2 का हाफ लाइफ आधा है तो उसका डीके कांस्टेंट डबल होगा, ये मतलब हुआ। अब उन्होंने पूछा है द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल। A1 और A2 कितनी देर के बाद, अच्छा बिगिनिंग में क्या ले रखा है इन्होंने, M0, एक का 40 ग्राम एक का 160 ग्राम, इसका तो 40 ग्राम है इसका 160 ग्राम है। अब देखिएगा बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। उन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बी इक्वल, कितनी देर बाद मिक्सचर में दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो फाइनल अमाउंट दोनों का सेम है, तो M इक्वल टू M01 मतलब 40 ग्राम ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा यानी इंटू टी। और दूसरी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी का भी टी टाइम के बाद एम ही लेके आना अपने को, बट दूसरी का इनिशियल मास 160 है, ई पावर माइनस दूसरी का डीके कांस्टेंट 2 लैम्डा है। फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, m इक्वल टू m0 डी टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला लगाया। ये इनिशियल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट, ये डीके कांस्टेंट। अब आप ये अमाउंट और इस अमाउंट को इक्वेट कर दीजिए, तो 40 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू 160 इंटू ई टू पावर माइनस 2 लैम्डा टी। ये हो गया बच्चों 4 की पावर माइनस 1 एंड 2 की पावर माइनस 2 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू लैम्डा टी। आपको क्या चाहिए, टाइम, तो टाइम इक्वल टू देन द अमाउंट ऑफ टू मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर टाइम। टाइम पूछा ना बच्चों उन्होंने, ओ सॉरी यहां पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई आपको पता लगा, यहां जब हम लोग लेंगे तो यहां पर ln2 आएगा बच्चों, तो 2ln2 इक्वल टू लैम्डा इंटू टी आएगा, और 2ln2 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के लिए ln2 बाय हाफ लाइफ। अब लैम्डा किसका डीके कांस्टेंट है, हाफ लाइफ उसी की लेनी है। लैम्डा इसके लिए 20 सेकंड वाले का, तो यहाँ 20 लिखना है अपने को ना, इंटू टी। ये तो कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई बच्चों 20 इंटू 2 यानी कि 40 सेकंड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों 4th ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर दिस एंड दिस। रिएक्शन देखिए, एवरेज दे रखा है अपने को, पर न्यूक्लियन मतलब एवरेज। लिथियम 7 से क्या बन रहा है, हीलियम 4 के 2 न्यूक्लियस प्लस एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट प्रोडक्ट। हीलियम में 4 न्यूक्लियन है और 2 न्यूक्लियस काम में आ रहे हैं, यानी टोटल कितने न्यूक्लियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8। और हीलियम का एवरेज कितना दिया हुआ उन्होंने, 7.06। पेरेंट्स में लिथियम है, लिथियम का 7 न्यूक्लियन नंबर, और लिथियम का एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है 5.6। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया बच्चों 8 इंटू 7.06, तो 56.48, तो ये हो गया माइनस
7 इंटू 5.6 39.2 ये हो गया। और अब इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो गया 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. यूरेनियम थोरियम प्लस हीलियम में ब्रेक हुआ, लेकिन लिखा एट रेस्ट। इसका मोमेंटम 0 था। P मतलब मोमेंटम, तो इन दोनों का मिला के भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। और इन दोनों का मोमेंटम 0 होने के लिए इनके मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अगर इसका मोमेंटम फॉरवर्ड है P, तो इसका मोमेंटम इतना ही होगा बैकवर्ड में। अब अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली जब मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2 से कंपेयर करिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, ये चीज सेम। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो थोरियम भारी है हीलियम से, तो थोरियम की काइनेटिक एनर्जी हीलियम की काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में कम आएगी। सही जवाब छांटिए यहाँ पर। सही जवाब, हीलियम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारे पास। मोमेंटम का जहां तक सवाल है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगला सवाल देखिए बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल, बहुत कंसेप्चुअल सवाल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट। टी की वैल्यू दे रखी है 30 मिनट। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। बच्चों 40% डीके, इसका मतलब 60% सर्वाइवल। तो ये 60% सर्वाइवल। T2 पर 85% डीके, 85% डीके मीन्स 15% सर्वाइवल। 60% सर्वाइवल का मतलब 60/100, फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 3/5, और इधर बोलेंगे तो 15/100। 15/100 का मतलब 3/20, यह मतलब हो गया। बच्चों अब रिलेशन स्टेब्लिश करिए। 3/20 इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा T2 एंड 3/5 इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा T1। T2 टाइम पर ये एक्टिव फ्रैक्शन, T1 टाइम पर ये एक्टिव फ्रैक्शन, दोनों के लिए रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। बस अब हमारा सवाल बिल्कुल सिंपल। अपने को चाहिए तो आप डिवाइड करिए, रेशो ले लीजिए इनका। तो 3/20 डिवाइडेड बाय 3/5 इक्वल टू ई पावर, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो लैम्डा T1 माइनस T2, और ये हो गया बच्चों 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 1/2 स्क्वायर, तो 2 की पावर माइनस 2 हो गया। टाइम पूछा आपने से, तो यहां पर हो गया बच्चों लैम्डा इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू 2ln2। इसमें इसका डिवाइड किया हमने 3/20 में 3/5 का, तो इसमें इसका डिवाइड होएगा तो यही आएगा अपने पास। और फिर मैंने
3/23/5 को 2 की पावर -2 लिख दिया, तो अपने पास आ गया लैम्डा इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 ln2। आपको ये इंटरवल चाहिए बच्चों, ये इंटरवल चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 ln2 बाय लैम्डा, और ln2 बाय लैम्डा को बच्चों हाफ लाइफ बोलते हैं, तो 2 हाफ लाइफ के इक्वल हो गया। और 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितना दे रखा उन्होंने 30, तो 2 हाफ लाइफ कितनी हो गई 60। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है वो दी हुई है अपने। तो आपसे पूछा है द टेम्परेचर एट विच द गैसेस मस्ट बी हीटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। न्यूट्रॉन को कंबाइन करवाना है, तो इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उनके पास होना चाहिए कि वो उनके रिपल्शन को ओवरकम करके मिल जाए। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी उल्टा बोल गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हो जाएगा इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन गिवन दैट द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू nuclei is 7.7 into 10 power minus 14, the temperature at which the gases must be heated to initiate the reaction. तो 2 into 3/2 kT, एक की एनर्जी को अपन 3/2 kT एज्यूम कर लेते हैं, तो दो की मिला के ये हो गई, and that is equal to potential energy 7.7 into 10 power minus 14। तो T हो गया हमारे पास 7.7 इंटू 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23, और ये हो गया भाई 7.7 divided by 1.38 divided by 3, 1.85 into 10 power 9 Kelvin, means temperature must be of the order of 10 power 9 Kelvin। इतना हाई टेम्परेचर होना चाहिए तब जाके फ्यूज हो पाएंगे न्यूट्रॉन या ट्रिटियम जो भी दिया हुआ है आपको। कहने का मतलब है इतनी रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। A nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1। velocities का रेशियो दिया हुआ 2:1। तो मोमेंटम का रेशियो हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होंगे। एक न्यूक्लियस है स्टेशनरी है, y और z में कन्वर्ट हो गया, तो एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही मोमेंटम से, ताकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रह सके। और मोमेंटम इक्वल है तो वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो v1 बाय यो कह सकते हैं m1 बाय m2 इक्वल टू v2 बाय v1, v2 बाय v1 1/2 हो गया। एंड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है क्योंकि डेंसिटी सेम होती है न्यूक्लियस, कोई सी भी मास नंबर का न्यूक्लियस हो सबकी डेंसिटी सेम होती है। दिस इक्वल टू v1 बाय v2 बिकॉज ऑफ सेम डेंसिटी। और v1 v2 वॉल्यूम है, ये तो वेलोसिटीज हैं, तो इनको स्मॉल v से लिख लिया, इनको कैपिटल V से लिख लिया। ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, तो r1 अपॉन r2 पावर 3 हो गया।
R1/R2 इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 हो गया बच्चों। तो 22 नंबर के सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज लिया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज में रूल लगता है बच्चों I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अब यहां पर the intensity of gamma radiation from a given source is I. On passing through 36 mm lead, it is reduced to I/8. यानी I0/8 equal to I0 e power minus mu x. The thickness of lead will reduce the intensity to I/2. उन्होंने पूछा है कि I/2 होने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको। तो इससे पहले म्यू पता लगा लीजिए। तो ये आ गया अपने पास। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से मत करिए, इसको ऐसा करिए। बच्चों बेसिक रिलेशन है I इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं I/I0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस म्यू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1/2/x/x हाफ। x हाफ का मतलब होता है बच्चों यहां पर वो थिकनेस, x/2 नहीं है ये, इट्स x हाफ। ओके, x हाफ इज ln2/μ। x हाफ वो थिकनेस है जिससे ट्रैवल करने पर इंटेंसिटी रिड्यूस होकर हाफ रह जाती है। तो उन्होंने वही पूछा हुआ है अपने से क्वेश्चन। अब देखिए x की वैल्यू जब 36 mm है तो I की वैल्यू 1/8 है। तो I0/8 अपॉन I0 इक्वल टू 1/2 पावर x/x हाफ। तो ये हो गया 1/2 पावर 3। 1/8 को 1/2 पावर 3 लिख सकता हूं, यानी x/x हाफ इक्वल टू 3 हो गया। दिस इंप्लाइज x हाफ इज इक्वल टू x हाफ। x/3, x मतलब 36 mm, 3, तो हमारा जवाब होगा 12 mm। क्या मतलब हुआ इस बात का? 12 mm से ट्रेवल करने के बाद इंटेंसिटी रिड्यूस होकर हाफ रह जाएगी। उन्होंने यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि इंटेंसिटी रिड्यूस होकर हाफ कब रह जाएगी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का 12 mm। अगला पार्ट है द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। बीटा पार्टिकल्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम एनर्जी के साथ कुछ इस तरीके का होता, यानी कि अलग अलग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। और बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो 0 से लेकर, इसको हम के मैक्स बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू के मैक्स। इसे बोलते हैं हम मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। ओके, अगला सवाल, ये सवाल का ही पार्ट है बच्चों ना, ये साइड में जो लिखा है, एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन अधूरा छपा हुआ था। एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है X, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है X एंड डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 आइडेंटिकल लाइट न्यूक्लियाई।
एक y है तो 2 बन गए अपने पास, और x का जो मास है वो m प्लस डेल m दिया हुआ है, और y का जो मास है वो m/2 दिया हुआ है। यानी कि x से ये बनने की प्रोसेस में मास लॉस हो गया, मास डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हो गया डेल्टा m। अब बच्चों मास डिफेक्ट अगर डेल्टा m है तो साथ में एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी हो जाएगी डेल m इंटू सी स्क्वायर। और ये जो एनर्जी है क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ डेल m इंटू सी स्क्वायर। इन्होंने पूछा स्पीड, तो हाफ ऑफ मास ऑफ y इंटू v ऑफ y स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ y हो गया m/2, तो ये हो जाएगा vy स्क्वायर। m/2 पुट करेंगे मास ऑफ y की जगह पर, तो ये हो जाएगा 2 डेल m इंटू सी स्क्वायर बाय m। आपको vy चाहिए तो vy के लिए सही जवाब हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बच्चों जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो y की बाइंडिंग एनर्जी x से ज्यादा होगी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर देन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आपकी नीट 2021 की राह आसान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।